हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इनकम टैक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस और डिटेल क्वेश्चंस कवर करिए। एंड जीएसटी की भी हमने एमसीक्यू देख लिया। तो इन दिस वीडियो वी विल कवर नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर आरटीपी एंड विच इज जीएसटी डिटेल क्वेश्चन। बिलीव मी, जीएसटी के डिटेल क्वेश्चंस बहुत आसान है। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आईसीआई विल गो विद दिस डिटेल इजी क्वेश्चन। लाइक इट इज हार्डली अ मैटर ऑफ मैक्सिमम 25 to 30 minutes that we will finish off with this RTP discussion in just one go. ओके, सो बी विथ मी एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इट। सो बेसिकली मेरा यही सबसे पहला क्वेश्चन अब ये बोला कि क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड रजिस्टर्ड डीलर इन पटना इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सप्लाईज, इज नॉट एंगेज। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ तो इससे रिलेटेड कुछ होगा। नॉट एंगेज इन द रेंटिंग ऑफ कार्स बिजनेस, द कंपनी इज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, अब हमें ये कुछ क्वेश्चन है लेकिन हमें निकालना क्या है, पहले एक बार ये भी देख ले। कैन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी लाइबिलिटी पेएबल इन कैश by Craft Model Limited for the month of January 2024. So in this case specifically हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए और एडजस्टमेंट करने के बाद में हम उसका नेट कैश लाइबिलिटी विच इज वेरी इजी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी विच इज नेट कैश लाइबिलिटी। सो अब सबसे पहली बात हमें क्या बोला गया, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द मंथ टू अ नॉन रिलेटेड पर्सन। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ बिहार इंट्रा स्टेट है, इन अदर स्टेट इंटर स्टेट, मार्केट वैल्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू। सो हमेशा एक बात याद रखना कि एस वी ऑलवेज टेक एज अ ट्रांजेक्शनल वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू कुछ भी हो लेकिन हम हमेशा मार्केट ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही लेते हैं। ठीक है, देन स्पेसिफिकली वी हैव प्लेज 5% इक्विटी शेयर्स टू द मर्चेंट बैंकर। तो इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। प्लेजिंग पे कैसे जीएसटी आएगा फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक है, इट इज ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स वर्थ ₹58,000 विदाउट कंसिडरेशन टू इज ब्रांच एट गया बिहार। ये भी कहाँ से थे, ये पटना बिहार से थे। पटना से उन्होंने गया भेजा है एंड ब्रांच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो दैट मीन्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स between two person in a between two places in a single registration। तो क्या ये डीम सप्लाई होगा? तो ऑब्वियसली नॉट, दिस इज नॉट अ डीम सप्लाई। व्हाई देयर इज नॉट अ डीम सप्लाई? बिकॉज ऑफ द रीजन यहाँ पे कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना है। एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर मैं सप्लाई नहीं करूंगा क्या? मैं सप्लाई खुद को कैसे खुद को करूंगा? इट इज माई सेम प्रीमाइसेस ओनली, सो इट इज नॉट अ डीम सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो यहाँ पर मैंने कुछ सर्विसेज यूज करिए, मतलब परचेस करिए। इंट्रा स्टेट मतलब बिहार के विदिन ही मैंने परचेस करी है, और बिहार के विदिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आउट ऑफ 30 इनवॉइसेस 10 इनवॉइसेस अमाउंटिंग टू 2.5 लाख रुपीज वर नॉट फर्निश्ड बाय द सप्लायर्स इन जीएसटीआर 1 एंड रिसेंटली नॉट रिफ्लेक्टेड इन टू बी। सो अब जो 2.5 लाख रुपीस के इनवॉइसेस है उसका आईटीसी मैं क्लेम ही नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं हुए। हम जितना टू बी में रिफ्लेक्ट होता है उतना ही आईटीसी ले सकते हैं। तो ये जो 10 इनवॉइसेस है उनका नहीं ले पाएंगे। उसके बाद में आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मिलिंग ऑफ पैडी, दिस इज नॉट एग्जाम, तो इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ गिविंग ट्रक्स ऑन हायर टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को हमने दिया तो यहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आउटवर्ड सप्लाई किया है। इसमें सिर्फ हमें और क्या चीज़ देखना है कि भाई इसमें एग्जाम्शन, मतलब कोई एग्जाम्शन है क्या, या कोई रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा, ये एक बार हमें देखना पड़ेगा कि इस केस में हमें आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, एंड देन अमाउंट पेड टू आईएम अहमदाबाद फॉर 15 डेज ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स। तो ये उनका रेगुलर प्रोग्राम नहीं है, आईएम अहमदाबाद का 15 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और 15 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में आई डोंट थिंक देयर इज एनी एग्जाम्शन। द एग्जाम्शन इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली स्पेसिफिकली फॉर द original course or the course which is recognized by the state by the university or recognized educational course में ही exemption available है। So I don't think there is, I don't think means there is, obviously it is this is not a recognized course and इस पे जीएसटी तो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। परचेज एयर टिकट्स फॉर इज एम्प्लॉइज फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी आसाम इन इकोनॉमिक क्लास। ठीक है, ये तो अभी रिसेंट मतलब अमेंडमेंट के आया कि आसाम के केस में अगर आप फ्लाइट टिकट करो इकोनॉमिक क्लास की तो इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स। तो आपने बस ऐसे देखना चाहिए और देखने के बाद एकदम प्रोविजन खट जिसे खट 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 एकदम ऐसे टक 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 एकदम ऐसे याद आनी चाहिए।
So all the amounts payable are exclusive of taxes. During the course of arranging the filing document, the accountant observed that an invoice of 30,000 excluding tax rate 2nd of December was omitted to be recorded in the books of account, and no payment was made till end of January. The invoice was issued by Rahu Ketu of Patna, from which the क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड हैज टेकन कार्स ऑन रेंटल बेसिस. इनवॉइस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आरसीएम के केस में बात करी जा रही है कि 30,000 रुपीज ऑफ सर्विसेज 30,000 रुपीज ऑफ सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर राहु केतु ऑफ पटना हमने लिया है. विच काइंड ऑफ सर्विसेज हमने लिया है? रेंटल, कार रेंटल हायर सर्विसेज, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड. सो यहाँ पे मेरे को एक बात देखना है कि व्हाट इज दैट एंट्री. द एंट्री स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट एनी कार हायर सर्विसेज टेकन बाय बॉडी कॉर्पोरेट फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, एंड व्हेन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड विद इन दैट. सो इफ दिस इज द केस देन आई नीड टू पे द टैक्स इन आरसीएम बेसिस. बट यहाँ पे ना इनवॉइस भी इशू नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है. सो लेट मी चेक कि इसमें आरसीएम हमें जनवरी में पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड एडजस्टमेंट. यहाँ पे इसका देखना पड़ेगा कि टीओएस कब क्वालिफाई होता है आरसीएम के केस में. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन वी हैव टू इशू द इनवॉइस, और इनवॉइस जिस टाइम पे इशू होता है उसके बाद में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट. तो हमें ये डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. रिगार्डिंग द प्लेज ऑफ शेयर्स, ये प्लेज ऑफ शेयर्स में तो कोई अप्लीकेबल है बिकॉज इट इज ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज. तो यहाँ पे बस हमने हमारे शेयर्स प्लेज करे, तो ये कोई जीएसटी से मतलब गुड्स थोड़ी ना है, गुड्स और सर्विसेज थोड़ी ना है. सो आई मीन दिस इज जस्ट प्योरली ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, सो दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी रेलेवेंट फॉर अस. और यहाँ पे रेट दिए है कि ये सारे रेट अप्लीकेबल होगा. नो इनपुट टैक्स रेट एंड स्पेसिफिकली subject to information provided. Let's compute. So in this case let's see how the presentation, guys, very important. GST के केस में ना स्पेसिफिकली यही एक पूरे आरटीपी के केस में this is one sum which have specifically by ये आईसीए ने दिया है, जहाँ पे हमें ये नेट जीएसटी लाइबिलिटी, और यही सम मैं तो बताऊँ इस तरीके सम तो 110% आने वाले हैं, मतलब 1000% आने वाले हैं एग्जाम में. और सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स अगर कहीं होती है तो प्रेजेंटेशन में. जीएसटी में अगर आपने प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं करा तो मैं लिख के देता हूँ एग्जामिनर जो आपका जो पेपर चेक करेगा वो मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स के पेपर्स का. एंड ही विल जस्ट मैच योर अमाउंट्स, ठीक है, एंड ही विल मैच योर प्रेजेंटेशन. बिलीव मी, आई हैव चेक्ड मेनी पेपर्स एंड स्टूडेंट्स हैव नॉट फॉलो द प्रेजेंटेशन ऑफ आईसीआई. and what I have done, I have simply deducted marks of it. and मैंने एक चीज़ स्पेसिफिकली बोला है कि मार्क्स सिर्फ स्टेप मार्किंग ही दिया, वो भी कहाँ जहाँ अमाउंट मैच हो रही है. जहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने आईटीसी कैसे क्लेम किया, उसके बाद में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैसे क्लेम किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट विथ फर्स्ट व्हाट इज द आउटवर्ड सप्लाई, एंड आउटवर्ड सप्लाई के बाद में उस पर कितनी टैक्स लायबिलिटी है. सो आउटवर्ड सप्लाई फॉर इंट्रास्टेट गुड्स, तो यहाँ पे हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स. यहाँ पे 4 लाख सॉरी ये अच्छा ओके, आउटवर्ड सप्लाई हमने सीजीएसटी इंट्रा स्टेट लिया था, ठीक है. सेम इन केस ऑफ ये यहाँ पे 6 लाख रुपए का इंटर स्टेट किया था. इंटर स्टेट के ऊपर 18% हमने ये टैक्स लायबिलिटी. सी द अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय क्राफ्टमैन लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. और हम अभी क्या कैलकुलेट करें, हम अभी कैलकुलेट करें आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है. आई होप आप समझ पा रहे होंगे. और प्रेजेंटेशन देखो, एक एक एडजस्टमेंट एंट्री को उठाया और एक एक एडजस्टमेंट एंट्री को लेने के बाद में यहाँ पे हम वो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं. प्लेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ 5% इक्विटी, सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. शेयर्स विन सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, दिस इज ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज विच इज नॉट गुड्स नॉर सर्विसेज, सो दिस विल हैव नो इम्प्लीकेशंस एट ऑल, ठीक है. आई मीन दिस इज करेक्ट, बट sorry my pen is not working. ठीक है, so just give me a moment. There is some problem with the pen or my अच्छा okay got it. ठीक. सो नाउ ये इसका तो कोई एडजस्टमेंट आएगा नहीं. इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर to Gaya branch with no separate registration. So in this case, stock transfer between 2 units of legal entity under single registration is not a deemed supply under GST. Hence, the same is not liable to tax under the GST sim branch. मतलब it is the same registration. So that is why
हम मैंने फिर बाद में बोला था कि सर्विसेज ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, तो पैडी इनटू राइस अगर हो रहा है तो दिस इज टैक्सेबल। यहाँ पे 9% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट हमने चार्ज करा है, CGST SGST। एंड स्पेसिफिकली सर्विसेज ऑफ गिविंग ट्रक्स and services of giving trucks on hire to government authorities is also a taxable supply, are taxable. So यहाँ पे 9%, 9% and so this is the amount 67,500, 67,500, 1,08,000। अब हम इसमें से रिड्यूस करेंगे ITC, तो ITC का अब हम सबसे पहले वर्किंग नोट देखेंगे कि ITC की वर्किंग नोट कैसे, सीधा प्रेजेंटेशन इन्होंने कैसे लिखा है कि स्पेसिफिक आउटपुट टैक्स नया है, फिर उसके बाद में ITC बोला है, ITC भैया नीचे टेबल में जाके देखो ITC, फिर उसके बाद में बोला कि शुड बी यूटिलाइज फर्स्ट विद द पेमेंट ऑफ IGST से पेमेंट होने के बाद और कुछ बचा तो फिर CGST एडजस्ट है, वॉट एवर द नेट बैलेंस और वो कैरी करो। तो अब हम जा रहे हैं स्पेसिफिकली ITC में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे और क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने क्या बोला था, हमने है ना स्पेसिफिकली ITC inward supply of services used in the course of business. So in this case ITC cannot be availed by the registered person in respect of the invoices the details of which has not been furnished. So basically अब अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पर आउट ऑफ 12 लाख रुपीज 2,50,000 रुपीज के तो इनवॉइसेस रिपोर्ट ही नहीं करे हैं। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू 12 लाख रुपीज और माइनस 2,50,000 रुपीज, उसके ऊपर टैक्स जितना कैलकुलेट होगा उतना ये हम टैक्स ITC ले पाएंगे। सो दैट इज वाई दे हैव व्हाट दे हैव डन, ICI हैज डन, और द क्वेश्चन इज 9.5 लाख रुपीज के ऊपर 9% के हिसाब से ITC क्लेम किया है। देन मैंने जैसे बोला था ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज बाय IIM, ये इट इज नॉट एग्जाम बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द, इट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, सो दैट इज देयर विल बी नो एग्जेम्पशन, ठीक है। एंड एयर टिकट्स फ्रॉम पटना, एक और चीज स्पेसिफिकली इसमें ये बात है कि अब सर टैक्सेबल तो है, क्या चार्ज करना, CGST SGST चार्ज करना। सो इन दिस केस ITC अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, हाउएवर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन shall be the location of such person. So that means अगर IIM अहमदाबाद किसी तरह का ट्रेनिंग कोर्सेज अभी ये क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड को दे रहा है, तो दैट इज क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो क्राफ्ट मॉडल लिमिटेड को अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करेगा लोकेशन ऑफ दैट पर्सन, दैट मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई IGST चार्ज होगा। आई होप आपको ये समझा होगा। यहाँ पर इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई था और वहां पर IIM सर्विसेज दे रहा था इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट के केस में स्पेसिफिकली क्या था कि वो लोकेशन ऑफ सप्लाई, किस तरह की सर्विस दे रहा है और किस तरह की सर्विसेज देने के बाद में क्या अप्लाई होगा, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। फिर एयर टिकट्स फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी, ये स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट है फ्रॉम GST, स्पेसिफिकली एग्जाम फ्रॉम GST एज अ स्टेट ट्रांसपोर्ट इज इन इकोनॉमिक क्लास, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम एंड कार्स टेकन ऑन राहु की, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट विच इज गिवन। सो दिस इज डेफिनेटली लायबल टू RCM. Why this is because taking renting of a motor vehicle where cost of fuel is included in the consideration provided by a non-body corporate to a body corporate, the tax is payable under RCM basis. However, in case of time of supply of such services, time of supply of services is 1st February being earlier of date of payment or date immediately following 60 days since issue of invoice. Since the time of supply of renting a motor vehicle car service, renting a motor vehicle in the given case does not fall in the January 2024, the tax liability of the same does not arise in the same month. समझ में आया? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट व्हाट यू विल, मतलब पूरे RTP में सबसे मेरे को ब्यूटीफुल चीज अगर कोई लगी तो ये दिस इज वन ऑफ द मस्ट एडजस्टमेंट कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉल ही नहीं हो रहा है जनवरी में फॉर द RCM केसेस। दिसंबर में सर्विसेज मिली थी, इनवॉइस इशू हुआ नहीं था, तो 60 डेज फ्रॉम द इन केस इनवॉइस इज नॉट 60 डेज इमीडिएटली either the date of payment or 60 days from the date of issue of invoice, since invoice issued by since the time of supply of renting of motor vehicle does not fall in January 2024, so that's why this ITC will not be available. And further ITC on renting of motor vehicle receipt is blocked since the recipient is not in the same line of business, and this is also utmost important सर RCM में टैक्स तो पे कर लेंगे, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। ऐसा करते हैं हम बहुत दिलदार, हम जनवरी में ही गवर्नमेंट को पैसा देंगे, लेकिन ITC मिलेगा क्या? रिमेंबर सेक्शन 75 में स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप कार परचेस करते हो कार का तो ITC मिलेगा, लेकिन रेंटिंग भी करते हो तो रेंटिंग का भी ITC मिलेगा, मतलब टैक्स तो RCM में पे करो लेकिन ITC नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो ये 85,500, 85,500, 90,000 मेरा आरसीएम है, आरसीएम मेरा आईटीसी है, और मेरी 1,08,000 की मेरी आउटवर्ड सप्लाई है। आउटवर्ड सप्लाई कि मैं इसमें 90,000 किया, और उसके बाद में जो 85,000 में से बचा, 85,000 में से मैंने 80,000 को पहले पे किया फॉर सीजीएसटी, एंड देन रेस्ट सीजीएसटी इज। There is also one more important point which I want to discuss over here is, see ICI, you can use CGST and SGST both to pay off IGST liability, but it is always seen that ICI use CGST predominantly. First they use CGST balance, and in case if CGST balance is exhausted, then they go into the SGST balance to use the ITC, ठीक है। सो आपने भी ऐसा ही करना है, आपने बिल्कुल इसको पहले एसजीएसटी के साथ बाइफरकेट नहीं करना है, और आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि इक्वल इक्वल ले रहे, कर सकते हो लेकिन आईसीआई जो कर रहा है वो करना है। क्यों सर? सर आईसीआई पेपर ले रहा है सर, मैं तो आईसीआई के ऊपर, मैं तो इंडियन सिटीजन हूँ सर, मैं तो लॉ फॉर, बेटा तू वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आने के बाद कर लेना ना। तेरे को किसी ने रोका है क्या? किसी ने नहीं रोका है, लेकिन अभी आईसीआई बोल रहा है ऐसे करना है तो क्या करने का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, समझ रहे हो, हमारे यहाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो आपको ये सब समझा होगा कि ये इट इज़ वेरी बेसिक, आउटपुट पॉइंट माइनस आईटीसी करा, फिर नेट जितना भी बैलेंस है जीएसटी पेबल इज नील, एंड ये आईटीसी बैलेंस नेक्स्ट भी कैरी फॉरवर्ड इज। बस आईसीआई ने यहाँ पे रूल 86B का एडजस्टमेंट नहीं किया है, विच आई फील लाइक आईसीआई हैज नॉट डन इन इट दिस, बट राइट नाउ आई फील लाइक कि यहाँ पे कैश पेमेंट करना ही 1% करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज जस्ट वन थिंग विच आई थिंक आईसीआई हैज मिस्ड। बट अब मेरा ये सवाल है कि सर ये एग्ज़ाम में आता है तो क्या करना। सर एग्ज़ाम में आता है तो स्पेसिफिकली एक बात ये कर लेना कि आप है ना पहले दो तरीके से सॉल्व कर लेना, कि जो लॉ में दिया है पहले वो, फिर उसके बाद में, और जो ये आईसीआई सॉल्व करता है। आईसीआई कभी कभार भूल जाता है रूल 86B का एडजस्टमेंट लेना, बट आई फील लाइक वहाँ लेना चाहिए। 1% हमें कैश में पे करना पड़ेगा तो कैश में पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा अब पूरी आरटीपी सेल्फ सॉल्वेबल, इसमें एक भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जहाँ मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, बट फिर भी विल गो थ्रू इट वंस एंड देन विल अंडरस्टैंड। अगर जो इजी है ना, वी विल जस्ट गो थ्रू इट कि बेटा ये आप रीड कर लो, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐसी एक्सप्लेनेशन करने वाली नहीं। बस यही मेरा यहाँ तक कि मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं स्टॉप कर लो और आपको बोलो बेटा पढ़ लो, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको डाउट नहीं आएगा, गारंटी देता हूँ आपको कोई डाउट नहीं, और डाउट आता तो मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन ठीक है फिर भी फॉर द सेक ऑफ कि आप बाद में पढ़ोगे नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ आपके साथ, ठीक है। Briefly examine the taxable supply in the following independent cases. Jeevan Limited, registered under GST, provided services amounting to 10 lakh rupees to government authority by your sanitation conservancy. तो आपको याद है ये इस टाइप की सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को दे रहे हो, इज पर्टिकुलरली एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। तो ये 10 लाख रुपीस का जो अमाउंट ऑफ सर्विसेज दिया ये पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट होगा। विल सी वंस राजू ट्रांसपोर्टेशन और जीटीए है, ठीक है। जीटीए सर्विसेज किसको दे रहा है? कुकरेजा एंड कुकरेजा अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। तो जीटीए की सर्विसेज अगर कोई भी ले रहा है तो बेसिकली एवरी पर्सन इज लायबल वेदर रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बेसिस। सो इवन इफ सपोज फॉर एग्जांपल 8,000 इज पेड, यू विल बी लायबल टू पे अंडर आरसीएम बेसिस। Amardeep Hospital services provided in services in neonatal intensive care for 2 days, for which 15,000 was per charge for his newborn son. So hospital services मिला है और specifically intensive care, तो this will also be an exempt. So let's see this answer कि अब इसमें specifically और क्या किस तरीके से ICI ने present किया है। Services provided to government authority by way of sanitation concern is exempt from GST, and thus services provided by Jeevan Limited amounting to 10 lakh rupees would be exempt under GST. Next, services provided by GTA to unregistered person, including unregistered casual taxable person other than inter alia any partnership firm whether registered or not, including association of person, is exempt from GST. However, thus GTA services provided whether or not registered is liable to tax. Hence, consideration of 8,000 rupees paid by Kukreza is taxable under GST. जैसा मैंने बोला था, is taxable, ठीक है। Services provided by clinical establishment by way of providing room other than ICU, critical care unit or
ICCU neonatal intensive care having room charges exceeding 55,000 rupees per day, ठीक है, इस टैक्सेबल अंडर जीएसटी। मतलब अगर एक्सक्लूडिंग ICU या फिर इंटेंस केयर यूनिट की अगर सपोज कोई हम रूम ले रहे हैं, अदर देन दिस यूनिट्स अगर हम रूम ले रहे हैं और आपका रूम का जो रेंट है वो 5,000 रुपीज से ज्यादा है, तो दैट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। सो इन दिस केस क्या हो रहा है कि हमने जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर सर्विसेज का रूम लिया है विच इज 15,000 रुपीज पर, विच इज टोटली एग्जेम्प्ट, एंटायर अमाउंट चार्ज विल बी एग्जेम्प्ट अंडर द जीएसटी लॉ। आई होप आपको ये समझा होगा कि इट इज प्योरली like self-explanatory, nothing is there which is required a very specific exemption, क्योंकि जीएसटी के केस में ना ये बहुत आसान बात है, ये दिया है ऐसा ऐसा अगर है तो ये फॉल हो जाएगा, नहीं दिया है तो बाहर हो जाए। मतलब इट इज वेरी ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स। मैं हमेशा बोलता हूँ इनकम टैक्स इज अ थीम बेस्ड टैक्स एंड जीएसटी इज अ ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में होंगी। रैनमो लिमिटेड रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर रजिस्टर्ड जीएसटी हैज डीमर्ज्ड इट्स ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 31st October 2023. The registration of Ranmo Limited has cancelled suo motu by the proper officer. The order of cancellation of registration was passed on 4th November and was served on 7th November. So in this case, Ranmo Limited wishes to apply for revocation of registration on 4th of February. The tax consultant of Ranmo Limited, that application for removal इस टाइम बट ये ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है, टाइम बट थोड़ी ना, ये तो गलत बोला है। ये तो वी आर एजुकेटेड एंड वी विल नाउ टेल व्हाट डू यू मीन बाय। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर द रिवोकेशन? उसको 7 नवंबर को रिसीव हुआ है और 4 नवंबर को ऑर्डर पास हुआ है। सो अ रजिस्टर्ड पर्सन विद रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन may subject to the provision of rule 10. We just see how perfectly they have written the provision. This is provision, this is also a provision. मतलब ये both the things, पहले provision का पहले registration का बोला गया, फिर registration का remedy बोला गया कि मतलब यहाँ पे cancellation within a period of, so may submit an application for revocation of cancellation to the proper officer within 90 days from the date of service of order of calculation. However, such period may on the sufficient reason may increase बाय द कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। मतलब 90 डेज के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट उसका भी पीरियड आप 180 डेज तक कर सकते हो। एंड दस इन केस रैमो लिमिटेड कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, दैट इज 7th नवंबर से 90 डेज आप कैलकुलेट कर लो। सो द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वैलिड एज द सेम एज बीन सबमिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। सो द कंसल्टेंट ने जो बोला है वो गलत बोला है। Mr. X registered under GST has an aggregate turnover in the preceding financial year amounting to 8 crore rupees. मतलब पिछले साल 8 करोड़ रुपए का था। He decided to know whether invoicing is applicable for the supply made by the registered person to the government department or the establishment of the government department which are registered solely for the purpose of deduction. अब मेरे को जल्दी से बताओ 8 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, क्या लगेगा? मुझे तो पता ही नहीं है सर, मुझे तो पूछो ही मत। मैं को तो यहाँ पे मैं सिर्फ गाइडेंस देने आया हूँ, मैं यहाँ पे बोलना ही नहीं चाहता। और हमें ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द मैनर इन विच डीलिंग विद ITC डीलिंग विद डिफरेंस इन ITC अवेलेबल इन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ ITC अवेल्ड। सो देयर इज अ रूल 88D के बारे में। गाइज ये रूल 88 बहुत अच्छे से करके जाना। रूल 88D दिस इज अ अब आरटी में भी पूछा है। सो नाउ आई फील लाइक कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एटलीस्ट एडजस्टमेंट तो आ सकता है। व्हाट 9th क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9th क्वेश्चन में हमें बोला है कि क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हम जब सप्लाई कर रहे हैं जो सिर्फ सोलरी रजिस्टर्ड फॉर TDS एंड TCS, क्या TDS क्या ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? ब्रीफली मेरे को एक बार सोचो, अगर नहीं सोचने के बाद भी याद है अब फिर बाद में आंसर के बाद आओ कि यस सर ऐसा हमने देखा था कि 8 करोड़ का है। व्हाट आर द बेसिक प्रोविजन ई इनवॉइसिंग का? अगर 5 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर होता है तो आपको ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल होगा। अब इसमें यही गवर्नमेंट ने बोला ना, चालाकी करी कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्यों नहीं अप्लीकेबल होगा। मेरा तो ये सिर्फ एक बार दिमाग लगाना चाहिए क्यों अप्लीकेबल नहीं हो। सो इन दिस केस government department or establishment of the government department are required to deduct TDS under section 51 are liable for compulsory registration। ठीक है, ये एक बेसिक प्रोविजन उन्होंने बोला है। therefore government department and establishment which are registered solely for the purpose are to be treated as registered person under GST under section 294। accordingly the registered person whose turnover exceeds prescribed threshold limit of invoicing is required to issue invoice for the supply made to such government department। मैंने स्पेसिफिकली यही बात बोला था
अभी 2 सेकंड पहले मैंने बात बोला, भले ही वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड हो, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए रजिस्टर्ड है ना, जब रजिस्टर्ड है तो क्यों इनवॉइसिंग की प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगी? मेरे को गिव मी वन फेयर रीजन क्यों इनवॉइसिंग की प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। एंड सो दैट्स वाई इनवॉइसिंग की प्रोविजन से अप्लीकेबल होगी। और उसके बाद में नाउ स्पेसिफिकली रूल 88D के बारे में बात करा कि रूल 88D के बारे में पूरा पूरा का पूरा उन्होंने रूल यहाँ पे लिख दिया है। सो आई फील लाइक कि ये आप पढ़ सकते हो कि व्हाट इज रूल 88D, रूल 88D में क्या क्या दिया है और किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये अच्छी से पढ़ के जाना। और विद दिस हम जीएससी की भी आज आरटीपी कंक्लूड करते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो बच्चों, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ मेरे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन और वॉट एवर इट मे बी यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। एंड आई होप ये आरटीपी आपको समझ, मैंने बोला था आपको इट इज़ हार्डली अ मैटर ऑफ 20-25 मिनट्स की ये आरटीपी हो जाएगा। एंड वी हैव डन क्विकली, वेरी क्विकली, because I don't want to waste your time and there is nothing in the RTP which needs to explain in detail, ठीक है। So I hope it is very clear, ठीक है। तो all the best for your exam guys, be very so आज मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये जो 10-15 दिन है ना, ये बस एक तरीके से आप झोंक दो किसी तरीके से, ठीक है। बिलीव मी ये दिन बाद में बहुत याद आएंगे, क्योंकि काश अगर मैंने मान ली होती थी, मैंने पूरी तरीके से खुद को एकदम एक्सक्लूडेड कर लिया होता था ना भाई। जो बिल्कुल एक बात याद रखना, जो रहना चाहेगा, तेरी कोई बंदी है, बंदा है, कोई भी रहेगा और वो बोलता है कि यार चलना कर लेंगे यार, इतना का स्ट्रेस ले लेते, स्ट्रेस रिलीज करने जाते तो इतना स्ट्रेसफुल हो गया, चल थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करके तो एक बाहर चक्कर लगा के तेरा स्ट्रेस, भाई उसको बोलना तू जा, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरे को सब स्ट्रेस वगैरह मेरा सब पढ़ाई से रिलीज हो जाएगा, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं। मैंने जैसे वो लास्ट वीडियो में बोला था, गिव ओनली योरसेल्फ 20 मिनट्स फॉर सनलाइट एंड एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कर सकते हो, जस्ट गो फॉर अ स्प्रिंट, भागो और हैव अ गुड डाइट, स्लीप वेल एंड फ़ोन को तो पूरी तरीके से स्विच ऑफ करके, भाई जो बोलेगा बाबू सोना को बोल दो भाई एग्ज़ाम के बाद मैंने मतलब ऐसा है कि अपन घूमने जाएंगे, लेकिन अब भी रुक जाओ। और मैं बोल रहा हूँ कोई भी जाने वाला होगा ना जाए, रुकने वाला रहेगा रुकेगा, जाने वाला रहेगा जाएगा, उसको रोक नहीं देना, किसी के पीछे कोई जाना नहीं, आप और आपकी पढ़ाई बस, ठीक है। सो विद दिस नोट दिस इज CA राहुल सुमारी साइन ऑफ फ्रॉम दिस RTP डिस्कशन। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। जैसे एग्ज़ाम क्लियर तो प्लीज़ मिलने आना एग्ज़ाम्स। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स सब एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से पास हो, एंड आई होप आप सब लोग होंगे भी, ठीक है। अभी तक कि आपने मेहनत करी है तो अभी मेहनत का रंग भी लाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद दिस RTP डिस्कशन एंड दिस ऑल इट, ओके। चलो बाय बाय गाइस, सी यू।